क्रिश आशी को लगभग 20 मिनट तक यूं ही किस करता रहा और अपने दर्द के साथ आशी को भी कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा था। और आशी उसकी बाहों में छटपटा रही थी। वह क्रिश से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्रिश उसे खुद से दूर करना नहीं चाहता था। 20 मिनट बाद जब क्रिश को एहसास हुआ कि आशी की सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मजबूरी में उसने आशी को छोड़ दिया। आशी जो इस वक्त फूट फूट कर रो रही थी, क्रिश के होठों से आजाद होते ही अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बोली, साइको, क्या तुम्हें गोली लगी है? तुम्हारा खून बह रहा है। साइको, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें मेरी वजह से गोली लग गई। कहकर आशी जोर जोर से फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। आशी को बच्चों की तरह रोते हुए देखकर क्रिश को उसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा था, लेकिन वह हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, शांत हो जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर आशी बोली, क्या ये बड़ी बात नहीं है? तुम्हें गोली लगी है साइको, मेरी वजह से लगी है। मैं बहुत बुरी हूँ, सॉरी, रियली सॉरी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर पहले जल्दी से डॉक्टर के पास चलो साइको, वरना तुम्हें बहुत दर्द होगा। कहते हुए आशी मासूमियत से क्रिश के जख्मों की तरफ इशारा करते हुए रोने लगी। आशी को इस तरह रोता हुआ देखकर न जाने क्यों क्रिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आशी के सर को अपने सीने से लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा मुझे। इससे पहले भी बहुत बार गोली लग चुकी है मुझे। बस बच्चों की तरह रोना बंद करो और मुझे जोर से पकड़ लो, मैं बाइक की स्पीड तेज कर रहा हूँ। क्रिश की बातों को सुनकर आशी ने क्रिश को और भी जोर से हक कर लिया और अब क्रिश ने बाइक की स्पीड 130 पर कर दी। थोड़ी देर बाद क्रिश ने बाइक को एक वुडन कॉटेज के सामने रोका और आशी का हाथ पकड़कर उस कॉटेज की तरफ चला गया। यह वुडन कॉटेज जंगल के बीच में बना हुआ था। एक पुराना सा घर था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ कई दिनों से कोई नहीं रहता। आसपास मकड़ी के जाले, छिपकली और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे, जिन्हें देखकर आशी डर रही थी। वह क्रिश की बाजू को पकड़ कर उस पर चढ़ी जा रही थी और कीड़े मकोड़े को देखकर चिल्ला रही थी। आशी के बचपने को देखकर क्रिश उस पर गुस्सा होते हुए बोला, स्टॉप इट फायरफ्लाई, अगर तुमने एक बार और आवाज निकाली तो इन्हीं कीड़े मकोड़ों के बीच तुम्हें रात भर सोने के लिए छोड़ दूंगा। जरा देखो उन्हें, वह तुमसे कितने छोटे हैं और तुम उन्हें देखकर डर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्रिश की बातें सुनकर आशी ने मासूमियत से कहा, छोटे हैं तो क्या हुआ, डरावने भी तो हैं, और मैं तो बहुत क्यूट हूँ। आशी की बात सुनकर क्रिश हैरान था। क्रिश आशी को इस तरह देखने लगा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। तभी क्रिश ने कॉटेज के बाहर एक पेड़ देखा। इसके पत्तों को देखकर क्रिश ने उन पत्तों को तोड़ लिया और फिर उस कॉटेज के बाहर एक बड़ा सा डंडा उठा लिया और आशी को अपने पीछे करते हुए बोला, मेरे पीछे रहो और बिल्कुल भी शोर मत करना। यह सुनकर आशी ने क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं साइको? बिकॉज आज रात हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं। अब नो मोर क्वेश्चन, जस्ट साइलेंस। आशी भी क्रिश की बात को मानकर चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। क्रिश ने डंडे के सहारे उस कॉटेज में थोड़ा सा शोर किया ताकि अगर कोई जंगली जानवर है तो उन्हें पता चल जाए। क्रिश ने जैसे ही उस दरवाजे पर दस्तक दी, अचानक उस घर में से एक बिल्ली निकलकर भागी, जिसे देखकर आशी जोर से चिल्लाते हुए अचानक ही क्रिश के ऊपर चढ़ने लगी, जिसके कारण अनजाने में ही आशी ने क्रिश के जख्मों को और भी ज्यादा तकलीफ दे दी। क्रिश के मुंह से अचानक ही दर्द भरी आह निकली और क्रिश ने अचानक ही दर्द से अपने कंधे को पकड़ लिया जहां उसे बुलेट लगी थी। यह देखकर आशी जल्दी से उसके कंधे को छोड़ते हुए उससे माफी मांगने लगी। सॉरी सॉरी साइको, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? कहते हुए आशी ने उसके घाव को देखना शुरू कर दिया। आशी की बेवकूफी को देखकर क्रिश अपनी नीली आंखों से उसे घूरने लगा, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाया।
बेचारा सिर्फ सिर झटक कर रह गया। थोड़ी ही देर में क्रिश निश्चित हो चुका था कि यहाँ उसको कोई खतरा नहीं है। अब क्रिश उस कॉटेज के एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया और आशी की तरफ देखते हुए उसे कमांडिंग टोन में ऑर्डर दिया, फायरफ्लाई, यहाँ कुछ लकड़ियां इकट्ठा करो आग जलाने के लिए। क्रिश की बात सुनकर आशी ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई। उसे कोने में कुछ टूटी हुई कुर्सियां नजर आई। आशी जाकर उन टूटी हुई कुर्सियों के कुछ टुकड़ों को लेकर आ गई। अब क्रिश ने अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। आशी नासमझी में क्रिश की बगल में बैठ गई और क्रिश को निहारने लगी। फिर क्रिश जूते में से लगे हुए एक खंजर को निकाल लेता है। क्रिश इस वक्त पेन में था, यह बात तो आशी को भी पता है। तभी आशी ने देखा क्रिश खंजर को गर्म कर रहा है। यह देखकर आशी परेशान होते हुए बोली, यह तुम क्या कर रहे हो साइको, तुम इस खंजर को गर्म क्यों कर रहे हो? क्रिश ने आशी की बातों को सुना पर उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब आशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्रिश करना क्या चाहता है। लेकिन तभी आशी ने देखा क्रिश उस गर्म खंजर को अपनी गोली वाली जगह पर लगाने जा रहा है। तभी आशी ने डर के मारे उसका हाथ रोकते हुए कहा, साइको, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें चोट लगी है? तुम इस पर खंजर क्यों मार रहे हो? तुम्हें और दर्द होगा। चलो न यहाँ से किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। आशी की बेवकूफी भरी बातों को सुनकर क्रिश उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए दांत पीसकर बोला, फायरफ्लाई, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। मैं अपना इलाज ही कर रहा हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। अगर यह गोली ज्यादा देर तक अंदर रही तो इन्फेक्शन हो जाएगा और हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वरना पुलिस की नजरों में आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। राका हमें ढूंढ लेगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझे दर्द हो रहा है या नहीं? अब हटो यहाँ से। कहते हुए क्रिश ने आशी का हाथ झटक दिया। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और उसके हाथों से क्रिश का हाथ छूट गया। लेकिन क्रिश की बातों ने आशी को सचमुच हर्ट कर दिया था। वह दर्द भरी नजरों लेकर क्रिश को देखने लगी। लेकिन क्रिश उस खंजर से अपनी गोली को निकालने लगा। हालांकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन यह सब उसके लिए नया नहीं था। इसलिए लेकिन कहा जाता है, आप अपने दर्द को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, चेहरा आपके दिल का हाल बता ही देता है। क्रिश ने तुरंत ही झटके से गोली निकालकर बाहर फेंकी। उसका चेहरा बुरी तरह दर्द से लाल हो गया। क्रिश ने जंगल से तोड़ी हुई पत्तियों को तुरंत ही अपने जख्मों पर लगा दिया। फिर अपनी शर्ट को फाड़कर उस पर पट्टी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ के कारण वह पट्टी नहीं कर पा रहा था। और तभी आशी रोते हुए आगे आई और उसने अपने गले में लपेटा हुआ दुपट्टा बिना कुछ कहे क्रिश के हाथों में बांधना शुरू कर दिया। क्रिश आशी के इस क्रिया से हैरान रह गया। वह अपनी कोड़ नजरों से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी आशी उसकी मदद कर पाएगी। और तभी आशी ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती साइको, डरती हूँ तुमसे। कहीं अनजाने में मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां न छीन लूं, जैसे किस्मत ने मुझे मेरे माँ पापा से और भाई को छीन लिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे पता है बाबा ने तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी है। कुछ है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, मुझे बता नहीं रहे हो, क्योंकि आशी बच्ची है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस करो, और इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम एक बार फिर मेरे लिए मुसीबत में पड़ जाओगे। विश्वास करो साइको, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, यह जानने के बावजूद कि तुम बहुत क्रूअल हो। पता नहीं क्यों मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाती। जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ, कान्हा जी से पहले तुम्हारा चेहरा नजर आता है। देखो, आज भी तुम मेरे कारण जख्मी हो गए ना। अगर यह गोली तुम्हारे हाथों में न लगकर कहीं और लगी होती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। फिर सोचा है तुम्हारे बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होता, मैं उन्हें क्या जवाब देती? और इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे करीब आओ या मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस करो। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ साइको।
मैं हमेशा तुम्हारे लिए परेशानी ही क्रिएट करूंगी। कहते हुए आशी ने क्रिश के जख्मों को अपने आप दुपट्टे से बहुत ही अच्छी तरह से बांध दिया, लेकिन क्रिश तो जैसे अपने जख्मों को भूलकर आशी की बातों में खो गया था। उसे आशी की बातों पर गुस्सा आने लगा था। आशी अपनी बातों को कहते हुए अपने आंसू पोंछकर जैसे ही वहां से उठकर जाने लगी, अचानक ही क्रिश ने अपने दूसरे हाथ से आशी के हाथों को पकड़कर झटके से अपने करीब खींचा। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही क्रिश की बाहों में गिर गई। इससे पहले आशी कुछ समझ पाती, क्रिश ने अगले ही पल उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस करना शुरू कर दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखने लगा। आशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। शायद वह क्रिश की दी हुई सजा को भुगतना चाहती थी। तभी क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता नहीं था तुम्हारे ढक्कन जैसे दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं। मुझे किसके करीब रहना है और किससे दूर जाना है, इसका डिसीजन तुम नहीं लोगी। अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। उसे उतना ही काम में लगाओ जितना मैं वह हैंग ना हो, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और इस हिस्से से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। जैसे तुम्हारे माँ पापा और भाई तुम्हें छोड़कर गए, वैसे मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा मुझे और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ड्रैगन किंग हूं मैं। और अपने छोटे से दिमाग से यह बात निकाल दो कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। तुम जब इस दुनिया में नहीं आई थी, तब से तुम मेरी हो। तुम पर जितना हक तुम्हारा नहीं है, उतना मेरा तुम पर हक है। और अब तुम्हारे बाबा को तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारे कान्हा जी भी नहीं। समझ में आया तुम्हें? कहते हुए क्रिश की आंखों में बहुत सारे इमोशन थे। वह आशी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए ये बातें कर रहा था। आशी उसकी बातों को सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बहुत मासूमियत से अपने निचले होठों को बाहर निकालते हुए बोली, मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी वजह से तुम्हें गोली लग गई, इसके बावजूद तुम मेरे करीब क्यों रहना चाहते हो साइको? मैं तो स्टूपिड हूं ना, ब्यूटीफुल भी नहीं हूँ और हमेशा तुम्हें मुसीबत में डाल देती हूँ। और लिंडा जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह सुनकर कृष ने अपने चेहरे पर कोल्ड भाव लाते हुए कहा, हाँ तुम लिंडा जैसी नहीं हो, ले इसलिए मुझे तुम चाहिए। स्टूपिड हो, मुझे मुसीबत में डाल देती हो, चाइल्डिश हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो, लेकिन तुम मेरी फायरफ्लाई हो और यही काफी है मेरा तुम्हारे करीब रहने के लिए। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही चाहिए। तुम जो हो वह कोई नहीं है और तुम में यही स्पेशल है। क्रिश आशी के सर को अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों में हाथ चलाते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, और आज तुमने यह जो गलती की है फायरफ्लाई, अगर आज के बाद इसे दोहराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लो, क्योंकि मैं गलतियों को बार बार माफ नहीं करता। आशी भी बिना कुछ बोले क्रिश की बाहों में समा जाती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, क्योंकि उसे क्रिश की बातें ज्यादा पल्ले पड़ नहीं रही थी, क्योंकि क्रिश बातों को क्लियर नहीं करता था। देखते ही देखते आशी को क्रिश की बाहों में कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। क्रिश इस वक्त शर्टलेस था और बहुत ही हॉट लग रहा था। भले ही उसके बदन पर जख्म लगे थे, पर यह उसके हॉटनेस को कम नहीं कर पा रहे थे। उसकी नीली आंखें जो सोई हुई आशी को बड़े ही प्यार से देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ इमोशन थे जिसे वह बयान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करता था और उसकी लिटिल फायरफ्लाई उसकी बातों को समझने के लिए बहुत छोटी है। इस वक्त सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। क्रिश भी आशी को यूं ही अपनी गोद में सीने से लगाए हुए उसके कंधे पर अपना सर रखकर कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। आशी के करीब रहकर उसे जो सुकून महसूस होता था
वह उसे कहीं और महसूस नहीं होता था। सुबह के 10 बजे जंगल में हो रही हलचल की आवाज से क्रिश की आंखें खुली तो उसने अपने आप को उस कॉटेज में पाया। तभी उसे आशी का ख्याल आया और उसने अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन आशी उस कमरे में चारों तरफ कहीं भी नजर नहीं आई। अब कृष को आशी की चिंता होने लगी, क्योंकि वह लोग इस वक्त जंगल में थे और यह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वह बिना एक पल की देरी किए झटके से उठा, जिसके कारण अचानक ही उसे अपने हाथों में दर्द होने लगा। लेकिन उसने अपने जख्मों को नजरअंदाज करके जल्दी से कॉटेज के बाहर अपने कदम बढ़ा दिए और धीरे धीरे आशी को आवाज देने लगा, फायरफ्लाई कहाँ हो तुम? कहते हुए क्रिश अपनी बेचैन नजरों से आशी को ढूंढने लगा और उसने अपने हाथों में अगले ही पल एक डंडा उठा लिया ताकि जंगली जानवर के हमले से बच सके। क्रिश ज्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था, वरना किसी जानवर का ध्यान उन लोगों की तरफ आ सकता था। क्रिश बेचैन नजरों से आशी को ढूंढ रहा था, लेकिन आशी उसे नहीं मिल रही थी और अगले ही पल क्रिश के मन में आशी के दोबारा भाग जाने का ख्याल आया, जो महसूस करके क्रिश का चेहरा गुस्से से डार्क होने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपने आप से कहा, नो फायरफ्लाई, इस बार नहीं। अगर इस बार तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई विल किल यू फायरफ्लाई, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। कहते हुए क्रिश की नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अगले ही पल क्रिश कॉटेज के पीछे जंगल की गहराई में जाने लगा। तभी उसके कानों में आशी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जो हंसकर किसी से बातें कर रही थी। यह सुनते ही क्रिश जल्दी से आवाज की दिशा में गया और अपने सामने आशी, जो इस वक्त घुटनों के बल बैठकर हंस हंस कर किसी से बातें करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन यह देखते ही क्रिश का चेहरा पहले की तरह ही डार्क हो गया। वह बिना एक पल गवाए आशी के करीब गया और झटके से उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा। अचानक क्रिश के खींचे जाने से आशी के मुंह से चीख निकल गई, ए कौन है? कहते हुए आशी ने जैसे ही सामने देखा, क्रिश को देखकर वह थोड़ा नाराज होते हुए बोली, साइको, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। यह क्या तरीका है मुझे अपने करीब खींचने का? क्रिश, जो आशी की बातों को सुनकर दांत पीसते हुए बोला, तुम कहाँ थी? कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें, और किससे बातें कर रही हो तुम? क्या तुम फिर से भागने की तलाश में थी? फायरफ्लाई, क्रिश के गुस्से भरी आवाज और चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर आशी ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो। कहते हुए आशी ने एक साइड इशारा किया और मुस्कुराकर कहा, इससे मिलो, यह चीकू मेरा दोस्त, हमारी तरह यह भी जंगल में भटक गया है। मैं इससे बातें कर रही थी, बहुत प्यारा है ना? कहते हुए आशी ने अपनी गोद में खरगोश के बच्चे को उठा लिया और उसके सिर पर आराम आराम से हाथ फेरने लगी। और तभी कृष्ण ने अपनी नीली आंखों से उस खरगोश को देखते हुए आशी पर चिल्लाते हुए आशीष के कंधे को खींचकर उसे दबाते हुए गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो फायरफ्लाई? गार्डन में आई हो क्या तुम? यहाँ जंगल में हो, पिकनिक मनाने नहीं आई हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे कॉटेज से बाहर निकलने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जंगली जानवर तुम पर हमला कर देते तो तुम समझती क्यों नहीं हो फायरफ्लाई? इतनी इडियट क्यों हो तुम? क्रिश की बातों को सुनकर और उसके मजबूत हाथों की पकड़ अपने कंधे पर महसूस करके आशी की आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। उसने अचानक ही रोते हुए कहा, साइको, दर्द हो रहा है। तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने और खाने की तलाश में आ गई। प्लीज छोड़ो ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कहते हुए आशी के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आंसू थे। आशी को दर्द में देखकर ना चाहते हुए भी कृष्ण ने उसके कंधे को छोड़ दिया और आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कॉटेज में ले जाते हुए बोला, तुम चलो मेरे साथ। तुमसे किसने कहा था इतना दिमाग लगाने को? क्रिश आशी को अपने साथ कॉटेज में ले आया और उसे एक जगह बिठाकर उसे एक
दंड देते हुए बोला, सुनो फायरफ्लाई, आई नो तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन यह जंगल है, यहाँ खुलेआम घूमना सही नहीं, समझ में आई बात? तुम यहाँ बैठो, मैं आसपास कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। कहकर क्रिश जाने लगा, तभी आशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्रिश ना समझी में उसे देखने लगा। तभी आशी ने अपने सूट के पॉकेट पर रखे हुए थोड़े से फ्रूट निकालकर क्रिश को देते हुए मासूमियत से कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है साइको, मैंने फलों का इंतजाम कर लिया है। तुम बीमार हो, इसे खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। क्रिश अचानक ही आशी के हाथों से वह फल छीन कर नीचे फेंक देता है और आशी पर गुस्सा होते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुम्हें किसने कहा था बिना समझे किसी भी फल को हाथ लगाने के लिए? यह जहरीले हो सकते हैं, इडियट। आशी, जो इस वक्त क्रिश के इस रिएक्शन को देखकर अपनी आंखों में आंसू ला चुकी थी, उसकी बातों को सुनकर अपने निचले होठ बाहर निकालकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, तुमने फिर मुझे इडियट बोला ना? साइको, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से दूर से जाकर फल लेकर आई, बंदर भी मेरे पीछे पड़ गए थे, फिर भी मैं किसी तरह इन फलों को इकट्ठा करके लेकर आई और तुमने इन्हें फेंक दिया और मुझे इडियट बोल रहे हो? इडियट मैं नहीं हूँ, तुम हो, एक नंबर के इडियट, बेवकूफ गधे हो। अरे वह फल खाने लायक थे, जहरीले नहीं थे, मैंने उन्हें खाकर देखा था। थोड़े से खट्टे थे लेकिन खाने लायक थे, और तुमने मेरी सारी मेहनत को बेकार कर दिया, खड़ूस कहीं के। आशी को इस तरह रोते हुए देखकर और उसकी बातों को सुनकर क्रिश एक पल के लिए हैरान रह गया। अचानक ही उसे एक अनजाने डर ने घेर लिया और उसने अगले ही पल आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए डरते हुए पूछा, व्हाट फायरफ्लाई, तुमने उन फलों को खाया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन फलों को खाने की? कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? नशा, वोमिटिंग कुछ लग रहा है? तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा ना? कम ऑन फायरफ्लाई, टेल मी, क्या तुम ठीक हो? क्रिश की बातों में चिंता को देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं इडियट हूँ, पर मैं इडियट नहीं हूँ। मैंने जंगल सफारी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और हमारे टीचर ने भी बताया था कि जंगल में यूं ही किसी फल को नहीं खाया जाता, क्योंकि वह जहरीले या नशीले हो सकते हैं। लेकिन उन फलों को बंदर खा रहे थे, इसका मतलब साफ था कि वह फल खाने लायक होंगे, क्योंकि बंदर में भी इंसानों का 90% से ज्यादा डीएनए मिलता है। जो चीज इंसानों को हार्म कर सकता है वह बंदरों को भी कर सकता है, और इसलिए मैं बंदरों से बचकर उन फलों को लेकर आई थी। लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। कहकर आशी मासूमियत से रोने लगी और अब क्रिश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना जाने आशी पर गुस्सा कर दिया था। क्रिश ने एक नजर घुमाकर उन फलों को देखा तो वह फल अब खाने लायक नहीं रहे थे। अब उसने आशी को शांत करते हुए कहा, ओके फायरफ्लाई, रो मत, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें भूख लगी है? यह सुनकर आशी ने अपने आंसू पोंछते हुए मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। अब क्रिश को कुछ याद आया और उसने आशी को लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा ताकि वह आग जला सके। आशी क्रिश की बात मानकर चुपचाप अपने खरगोश को लेकर वहां से जाने लगी। तभी क्रिश ने उसे अपनी गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, इसे कहाँ ले जा रही हो? इसे लेकर तुम काम कैसे करोगी? इसे चुपचाप यहीं रख दो और जाओ लकड़ियां इकट्ठा करो। क्रिश की कठोर आवाज सुनकर आशी ने जल्दी से अपने खरगोश को नीचे रख दिया और बड़े ही प्यार से उसे समझाते हुए कहा, चीकू तुम यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, कहीं जाना मत। कहकर आशी वहां से चली गई और क्रिश उसे बेवकूफों की तरह देखता रह गया। कोई खरगोश के बच्चे से कैसे बात कर सकता है? थोड़ी ही देर में आशी ने कॉटेज के बाहर कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और क्रिश एक बड़े से पेड़ में लपेटकर किसी जानवर के मांस लेकर आया। जब तक आशी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, क्रिश ने तब तक खंजर की मदद से उसे जानवर के मांस को साफ कर दिया था। आशी को पता नहीं था क्रिश क्या कर रहा है, क्योंकि पत्ता बहुत बड़ा था। आशी में एक दो
बार पूछने की कोशिश भी की, पर कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष्ण ने उसे डंडे में लपेटते हुए जानवर के मांस को आग में डाल दिया। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। अब उसने आशी की तरफ देखते हुए नॉर्मल भाव से कहा, फायरफ्लाई इधर आओ, खाना तैयार हो गया है, खा लो। आशी जो कल से बहुत भूखी थी, खाना तैयार होने के नाम से ही खुश हो गई और जल्दी से कूदते हुए कृष के पास आई। खाना तैयार हो गया, लाओ मैं खाऊंगी, कहकर कृष ने एक बड़े से पत्ते पर उस जानवर का मांस परोस दिया। और अब आशी उस जानवर को देखकर अचानक ही जोर जोर से रोने लगी और यह देखकर कृष ने अपना माथा पीट लिया। आशी जोर जोर से अपने हाथ पैर पटकते हुए कृष के सीने पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर बोली, तुम गंदे साइको, तुमने मेरे चीकू को मार दिया, तुमने उसका मीट बना दिया, तुम क्रूअल मॉन्स्टर, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम बहुत बुरे हो, तुम इसलिए इतनी देर से मुझे कॉटेज में जाने नहीं दे रहे थे, मुझे काम में लगाए रखा था कि तुम मेरे चीकू को मार सको, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कहकर आशी अपने हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी। आशी के रोने से कृष काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था और अगले ही पल उसने आशी के मुंह पर हाथ रखकर गुस्से से अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, शट अप फायरफ्लाई, यह बचपना बंद करो, वह सिर्फ एक रैबिट था, अगर तुम्हें रैबिट चाहिए तो मैं जाकर तुम्हें बहुत सारे रैबिट ला दूंगा, लेकिन फिलहाल इस जंगल में हमारा सरवाइव करना जरूरी है। तुमने ही कहा था ना, तुमने जंगल सफारी के बारे में पढ़ा है तो तुम्हें तो इतना मालूम होगा कि सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। खाने को जो कुछ भी मिले उसे कंज्यूम करो, वरना तुम्हारे उस सो कॉल्ड चीकू से पहले तुम मारी जाओगी। अब चुपचाप इसे खाओ बिना किसी ड्रामे के। इसे तुम अपनी ट्रेनिंग का एक हिस्सा समझो, समझ गई तुम? कृष की नीली गुस्से भरी हुई घुड़ती हुई आंखों को देखकर आशी डर के मारे सहम गई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मांस नहीं खाती और अपने चीकू को तो कभी नहीं खाऊंगी, और तुमने मेरे चीकू का खून किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम बहुत बहुत बुरे हो साइको, कहकर आशी रोते हुए कॉटेज के अंदर चली गई और क्रिश उसे देखता रह गया। अब उसने माथा पीटते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, ओ गॉड, क्या ये सचमुच डेविल की बेटी है? कोई इतना बेवकूफ कैसे बन सकता है? यह सब डैड के कारण हुआ है, उन्होंने इसे छुई मुई बनाकर रखा है, बच्चों को पैम्पर करना पड़ रहा है, मुझे ड्रैगन किंग नहीं, इस पागल लड़की की नैनी बनकर रह गया हूँ मैं। क्रिश ने एक नजर उस मांस को के टुकड़े को देखा और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए उसे साइड कर दिया। क्रिश एक लंबी और गहरी सांस लेकर कॉटेज के अंदर गया और आशी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे कॉटेज के बाहर लेकर जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, ताकि वह अब कुछ पल फल देख सके, क्योंकि आशी मांस नहीं खाएगी यह बात तो उसे पता थी और रो रो कर उसका दिमाग खराब करेगी। क्रिश जो करना चाहता था, उसने आशी को अकेले कॉटेज में नहीं छोड़ा, अगर पीछे से उस पर हमला हुआ तो आशी बच नहीं पाएगी, इसलिए वह उसे अपने साथ लेकर ही निकल गया। उसने खंजर की मदद से एक डंडे को नुकीला बनाकर भाले की तरह तैयार कर लिया और कुछ घंटे चलने के बाद उन लोगों को एक फल का पेड़ नजर आया जो शायद खाने लायक था। कृष ने अपना दिमाग लगाया और अचानक ही आशी के बालों से उसका रबर बैंड खींच लिया, जिसके कारण आशी के मुंह से अचानक ही चीख निकल गई, साइको, कहते हुए आशी घूर कर कृष को देखने लगी, लेकिन कृष ने पूरी तरह से आशी को इग्नोर करके एक लकड़ी की मदद से एक गुलेल बना लेता है और अब उसने बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट लगाकर पेड़ से उन फलों को तोड़ लिया। आशी जो निशानेबाजी को देखकर अचानक ही मुस्कुराकर उछल उछल कर ताली बजाने लगी, वह अपना गुस्सा भूल गई थी। क्रिस उसकी मासूमियत को देखकर सिर झटक रह गया, क्योंकि अभी यह लड़की फूट फूट कर रो रही थी। खाने का इंतजाम हो तो गया था, अब उन्हें पानी की जरूरत थी। आसपास ढूंढने पर उन्हें एक छोटी सी नदी भी मिल गई। क्रिश ने
पीने लायक पानी जंगल में लगे हुए एक कुछ बांस के टुकड़ों में इकट्ठा कर लिया, जो अब उनके लिए बोतल का काम कर सकती थी। वह लोग कॉटेज से बहुत कहीं दूर आ चुके थे। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। अब उन्हें रहने का इंतजाम करना था। क्रिश जानता था नदी किनारे रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर पानी पीने आ सकते हैं और उनके लिए खतरा हो जाएगा। क्रिश ने नदी से थोड़ी सी दूरी पर कुछ केले के पत्ते और जंगली पत्तों को इकट्ठा करके एक छोटा सा कैंप की तरह बनाना शुरू कर दिया। उसमें आशी ने भी उसकी मदद की। कुछ घंटे की मेहनत के बाद एक छोटा सा अच्छा सा कैंप तैयार हो गया। सिक्योरिटी के लिए क्रिश ने कुछ लकड़ियों को आसपास जला दिया, ताकि जंगली जानवर यहाँ आने से डरेंगे। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया। दोनों ने फल खा लिया। फिर दोनों ही कैंप में एक दूसरे के सीने से लगकर सो रहे थे। आशी ने क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, साइको, हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? कोई हमें लेने अभी तक आया नहीं, और तुम्हारे जख्म भी गहरे हैं। इसमें इन्फेक्शन होने का डर है। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। आशी की बातों को सुनकर क्रिश ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है फायरफ्लाई। राका हमें ढूंढ लेगा। तभी क्रिश ने आशी के चेहरे की तरफ देखा और उसे आशी पर प्यार आने लगा। क्रिश ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, फायरफ्लाई, आई वांट टू किस यू। आशी क्रिश की बात को सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। इससे पहले वह कुछ कह पाती या रिएक्ट कर पाती, अगले ही पल क्रिश ने उसे किस कर लिया। आशी ने भी क्रिश को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। आशी को किसी भी तरह का रिएक्शन ना करते हुए देखकर क्रिश बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पेश आ रहा था। देखते ही देखते रात गहराती गई और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में यूं ही समाये रहे। क्रिश ने न जाने कब तक उसे परेशान किया और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सीने से लगाए हुए सो गया। आशी भी क्रिश के नॉटी बिहेवियर से काफी थक चुकी थी। उसकी बॉडी में काफी दर्द होने लगा था। चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। रात लगभग 2 बजे आशी कैंप में सोई हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ अनजानी सी हलचल हो रही है। यह महसूस होते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो क्रिश कैंप में नहीं था। क्रिश को वहां ना पाकर आशी अचानक डर गई। उसने अपने बदन पर देखा तो क्रिश ने उसे कपड़े पहना दिए थे। आशी बड़ी हिम्मत करके कैंप से बाहर निकली तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा, क्योंकि क्रिश उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। खुद को इस वक्त रात के अंधेरे में अकेला पाकर वह बहुत डर गई। अब उसने धीरे धीरे डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और क्रिश को आवाज देना शुरू कर दिया, साइको, साइको, कहाँ हो तुम साइको? क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? प्लीज आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए आशी ने अपने कदम आसपास के इलाकों में बढ़ाना शुरू किया। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन क्रिश नहीं नजर आया और ना ही उसने कोई आवाज दी। तभी आशी ने सामने का नजारा देखा और हैरान रह गई। वह डर के मारे थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसके सामने सफेद कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे जो बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन लोगों को देखकर आशी डर के मारे दूसरी साइड भागने लगी। तभी उसके सामने दूसरी साइड में भी एक लड़का और एक लड़की अजीब तरीके से उसे घूर रहे थे। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और दिखने में बहुत डरावने लग रहे थे। इन्हें देखकर आशी तीसरी तरफ भागने लगी और वहां भी अलग अलग कपड़े पहने हुए एक और जोड़ा खड़ा था। आशी लगभग चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। वह डरते हुए बोली, तुम कौन हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तभी एक भूत जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए बोला, हा 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 हा, हम लोग भूत हैं और यहाँ तुम्हें सजा देने आए हैं। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। भूत का नाम सुनकर आशी डर के मारे और भी ज्यादा थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसे भूत से बहुत डर लगता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कांपती हुई आवाज में बोली, भूत, लेकिन मुझे किस चीज की सजा देना चाहते हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। प्लीज भूत जी, मुझे छोड़ दो।
मैं यहाँ जानबूझकर जंगल में नहीं आई। मैं तो अपने साइको को ढूंढ रही थी। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। आशी को डरते हुए देखकर भूत आगे आते हुए बोला, तुम्हारा साइको अब तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसे अपने जादू से गायब कर दिया है। और अब तुम भी सजा के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हें भी गायब कर देंगे। भूत की बात सुनकर आशी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और वह खुश होते हुए बोली, सच्ची? फिर तो जल्दी मुझे गायब कर दो और मुझे जल्दी से साइको के पास हमारे बिला पहुंचा दो। वैसे भी यह जंगल बहुत डरावना है और तुम लोग उससे भी ज्यादा डरावने हो। मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। मच्छर भी काट रहे हैं। कहते हुए आशी ने मासूमियत से अपने हाथ पर बैठे मच्छर को मारते हुए अपने निचले होंठ को बाहर निकाल लिया। आशी की बात सुनकर एक भूत जो उसकी बातों को हैरानी से सुन रहा था, अचानक अपना माथा पीट कर बोला, तो प्रिंसेस, हम आपको पार्सल सर्विस करने वाले लगते हैं क्या? अरे भूत है हम, कुछ तो हमारी रिस्पेक्ट करो। हम तुम्हें गायब करके विला नहीं पहुंचाने वाले, हम तुम्हें गायब करके दुनिया से आउट करने वाले हैं, मतलब तुम्हारा गेम बजाने वाले हैं। कहते हुए भूत के चेहरे पर एटीट्यूड था। भूत की बात सुनकर आशी को एक सदमा सा लग गया। उसने जल्दी से उस भूत से डरते हुए कहा, गेम बजाने वाले हो, लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? और मेरा साइको कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जल्दी बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। साइको 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 कहकर आशी जोर जोर से क्रिश को पुकारने लगी और रोने लगी। तभी एक भूत ने अपने सिर के बाल नोचते हुए कहा, अरे मेरी अम्मा, चुप हो जा। इतनी जोर से चिल्लाएगी तो मैं बाहर हो जाऊंगा। और तुम साइको को तो मत ढूंढो, उसे हमने गायब किया है। मैंने बताया था ना, तुम्हें वह अब नहीं मिलेगा। उस भूत की बात सुनकर आशी जोर जोर से रोते हुए बोली, लेकिन क्यों? तुमने मेरे साइको को गायब क्यों किया? अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? तभी दूसरी भूत, जो एक लड़की थी, ने कहा, तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम उससे नफरत करती हो और वह तुम्हें तंग करता है, तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। और हम लोग ऐसे लोगों से नफरत करते हैं जो लड़कियों को तंग करते हैं, और ऐसे लोगों को हम गायब कर देते हैं। अब तुम आजाद हो, तुम्हारा साइको तुम्हें तंग नहीं करने आएगा। जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। दोस्तों, क्या होने वाला है अभी आशी के साथ? क्या सच में क्रिश को भूतों ने कर दिया है गायब? आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।